हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मेवाड़ी का इतिहास, जिसके अब हमने 3 क्लासों की पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपको मेवाड़ के गुहिल वंश के पार्ट 4 की क्लास। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इससे पहले जो 3 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी ज़रूर देखें। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों, आपको जो ये हैंड रिटन के जो नोट्स मिल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और दोस्तों, जैसे मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट होएगा तो मैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सबको भी ऐसे ही इसी तरह सोल्व करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और शुरुआत करते हैं हम आज के नए सेशन की, जो गुहिल वंश का, जो मेवाड़ में हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं उसके पार्ट 4 की। तो दोस्तों, मैं आपको पहले जो पार्ट 3 तक जो 3 क्लासें हमने पढ़ी हैं उनका छोटा सा ओवरव्यू आपको बताता हूँ, ताकि आप यहाँ से जेतर सिंह से लिंक हो जाओगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा था, मेवाड़ राज्य के इतिहास की चर्चा की थी। उसमें हमने मेवाड़ में कुछ नाम देखे थे कि मेवाड़ का प्राचीन नाम देखे थे, मेदपाट, मेदपाटन, प्रागवाड़। फिर हमने यहाँ पर वंश देखा कि मेवाड़ में कौन सा वंश था, तो गोहिल वंश था, जिसको गहलोत वंश भी कहा जाता है, जिसको राजस्थान का गौरवशाली राजवंश कहा गया है, जो विश्व के प्राचीनतम राजवंशों में शामिल है, और इसे हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना गया था। स्थापना की फिर हमने बात की थी, तो गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने की थी, 566 ईस्वी में की थी, है ना। और इनके पिता की बात की तो इनके पिता थे शिलादित्य और माता थी इनकी पुष्पावती। इनका जो गुहादित्य का जो लालन पालन किया था वो कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। और जो गुहादित्य का राज तिलक किया गया था वो किया था उंदरी गांव के भील भील ने इनका राज तिलक किया था। फिर हमने गोहिल वंश के जो उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि कर्नल जेम्स टोड ने गोहिल वंश को क्या कहा था कि ये वल्लभी गुजरात के थे। अबुल फजल के बारे में पढ़ा था कि ये ईरान के शासक थे, नौशेखा आदिल खां की संतान हैं। मुणोत नैणसी वो पंडित गौरीशंकर ओझा इनको सूर्यवंशी बताते थे। कवि राजा श्यामल दास इनको वल्लभी गुजरात से बताते थे। लेकिन मुणोत नैणसी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ था वीर विनोद, जिसमें 17 की गोहिलों की मतलब 36 शाखाएं बताई थी। फिर महाराणा कुंभा की बात की तो महाराणा कुंभा ने इनकी प्रशस्ति कुंभलगढ़ प्रशस्ति और उनका एक ग्रंथ था एकलिंग महात्म्य, जिनमें गोहिलों को क्या बताया था, आनंदपुर ब्राह्मण बताया था। ठीक है। फिर गोहिल वंश स्वयं को सूर्यवंशी श्री राम के कुश के वंशज मानते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी मेवाड़ के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ की, जो सीवी जनपद था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। यहाँ पर मौर्यों का शासन था। और 8वीं शताब्दी में एक शासक थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला के मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। फिर हमने बात की थी मेवाड़ में जो गोहिल वंश है उनके वास्तविक संस्थापक की। तो वास्तविक संस्थापक थे कालभोज, जिनके गुरु हारित ऋषि थे, और इनको उपाधि दी थी बप्पा रावल की। और इन्होंने कालभोज ने ही मानमोरी को चित्तौड़ के जो मौर्य वंश के शासक थे मानमोरी, उनको पराजित किया था। और फिर पराजित करने के बाद इन्होंने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो मेवाड़ के कुल देवता थे। ठीक है। और कालभोज की जो तुलना की थी सीवी वेद ने, वो की थी स्पेन के राजा चार्ल्स मार्टन से की थी। ठीक है। और फिर हमने इनकी समाधि की भी चर्चा की थी कि इनकी समाधि कहाँ पर है। इनकी समाधि है नागदा में, और इन्होंने नागदा को ही क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है। तो मेवाड़ में गोहिल वंश की पहली राजधानी कौन सी थी, नागदा ही थी। फिर कालभोज के बाद हमने पढ़ा था 10वीं शताब्दी में भर्तृहरि द्वितीय को पढ़ा था, जिनका उल्लेख भी प्रतापगढ़ शिलालेख, घाटपुर शिलालेख आदि से मिलता है। तो भर्तृहरि द्वितीय का विवाह महालक्ष्मी राष्ट्रकूट महालक्ष्मी से हुआ था। फिर भर्तृहरि द्वितीय के बाद इनका पुत्र शासक बनता है, जिनका नाम था अल्लट। और अल्लट गए ख्यातों में पुराणों में क्या कहा गए हैं, आलू रावल उनको बोला गया है। और इन्होंने अल्लट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था।
ठीक है। और आहड़ उदयपुर का प्राचीन नाम आगाटपुर आगाटपुर के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि अल्लट पर हूणों ने आक्रमण किया था, तो इन्होंने हूणों को पराजित भी किया था। और हूण राजकुमारी थी हरिया देवी, जिससे विवाह अल्लट ने किया था, और वही विवाह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। ठीक है। और फिर अल्लट ने यहाँ पर अपनी राजधानी, जो पहले कौन सी थी, नागदा, नागदा से अपनी राजधानी परिवर्तन करी थी और आहड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। तो गुहिल वंश की दूसरी राजधानी किसने बनाई थी, अल्लट ने बनाई थी। और नागदा से परिवर्तन करके कहाँ बनाई थी, आहड़ उदयपुर को बनाई थी। ठीक है। फिर इसके बाद अल्लट के बाद हमने बात करी थी शक्ति कुमार की। तो शक्ति कुमार के बारे में हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखी थी कि शक्ति कुमार का काल मेवाड़ के गोहिल वंश का क्या कहलाता था, विनाशकारी काल कहलाता था। ठीक है। क्योंकि विनाशकारी काल का पीछे का जो कारण था वो था कि मालवा के एक शासक थे मुंज परमार। इन्होंने मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार पर आक्रमण किया था और इनकी जो राजधानी थी आहड़, उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसी वजह से इनका काल मेवाड़ के गोहिल वंश का क्या कहलाता है, विनाशकारी काल कहलाता है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था रण सिंह। यहीं से हमने रण सिंह पढ़ा था, जो 1158 ईस्वी में लगभग 12वीं शताब्दी में गोहिल वंश के शासक बने थे। ठीक है। रण सिंह इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, कहाँ पर, अहोर जालोर में करवाया था। और रण सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि रण सिंह के शासनकाल में ही गोहिल वंश रण सिंह के शासनकाल में ही गोहिल वंश दो शाखाओं में बट गया था। ठीक है। इसके दो पुत्र थे, दोनों ने अलग अलग शाखा स्थापित कर ली थी। एक तो पुत्र सेम सिंह था, एक राहब था। राहब ने अपनी शाखा की स्थापना की थी, जिसका नाम था राणा शाखा। ठीक है। और सेम सिंह ने भी अपनी शाखा की स्थापना कर ली थी, जिसका नाम था रावल शाखा। ठीक है। फिर हमने सेम सिंह की बात की थी, तो सेम सिंह शासक बने थे यहाँ के रावल शाखा के। तो इनके दो पुत्र थे, एक तो सामंत सिंह था, एक कुमार सिंह था। ठीक है ना। तो सेम सिंह पर आक्रमण किया था नाडोल पाली का एक चौहान शासक था कीर्तिपाल, जिसने सामंत सिंह पर आक्रमण किया था। ठीक है। और फिर सामंत सिंह को कीर्तिपाल ने क्या किया था, पराजित किया था। 1177 ईस्वी में सामंत सिंह को पराजित कर दिया था। तो फिर सामंत सिंह यहाँ से कहाँ चला जाता है, वागड़ क्षेत्र, मतलब डूंगरपुर में जाकर गोहिल वंश की स्थापना करता है 1178 में। ये पढ़ा था हमने। और फिर सामंत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ को बनाया था, वटभद्रक, यानी कि वडोदरा को, जो गुजरात में, वर्तमान गुजरात में, उसको राजधानी बनाया था। फिर सामंत सिंह के बाद हमने देखा था, जैसे कीर्तिपाल ने इसको पराजित किया, तो सामंत सिंह का भाई था एक कुमार सिंह। फिर कुमार सिंह ने अपने भाई का बदला लिया कीर्तिपाल से। तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल पर आक्रमण किया था 1179 में। तो कीर्तिपाल को पराजित किया और मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। ठीक है। तो तो कीर्तिपाल से नाडोल पाली का क्षेत्र और मेवाड़ का क्षेत्र दोनों ही छिन गया था। कीर्तिपाल यहाँ से रवाना होता है और रवाना होकर कहाँ चला जाता है, जबाली पर, गुजरात में चल जाता है। वहाँ पर 1181 में ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की नई शाखा की स्थापना की थी, जिसका नाम था सोनगरा चौहान, जिनकी कुलदेवी भी मैंने आपको बताई थी, आशापुरा माता, जो पेपर में एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं। ठीक है। और फिर हमने देखा था रावल शाखा के जो शासक थे, जैसे रण सिंह के बाद सेम सिंह आए थे, फिर सामंत कुमार आए थे, सामंत सिंह आए थे, फिर कुमार सिंह आए थे, फिर पदम सिंह आ गए थे, फिर चेत्र सिंह आ गए थे, फिर तेज सिंह थे, फिर समर सिंह थे, फिर अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह से अब हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए। आपको शायद जो आपने पीछे पढ़ा होगा उससे आप जुड़ गए होंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास से। ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के जो गोहिल वंश के शासक हैं, वो हैं कौन, जैत्र सिंह। दोस्तों, जैत्र सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। ठीक है। और शक्तिशाली राजा होने के पीछे का इनका कारण था कि इनके जो सेनापति थे वो भी शक्तिशाली थे। ठीक है। तो जैत्र सिंह, पहले तो मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। इनका जो शासन काल है वो था 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। दोस्तों, आपको इनका शासन काल बहुत सारी किताबों में 1250 तक मिलेगा। 1213 से 1250 तक इनका शासन काल मिलेगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैत्र सिंह का काल 1213 से 1253 मानते हैं। ठीक है। और शासन काल में आप कंफ्यूज ना हुए, ठीक है ना, क्योंकि आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड
का एक डिसीजन आया था, एक स्टेटमेंट आया था कि जब भी कोई एग्ज़ाम हुए तो जिस तिथि में अगर कन्फ्यूजन है तो आप एग्ज़ाम में वो तिथि ना दें, ठीक है। डायरेक्ट आजकल जो भी युद्ध इतिहास में जो भी युद्ध हुए हैं, आजकल उनसे प्रश्न अलग तरीके से बन गए। बहुत सारे युद्ध, 3-4 युद्धों के नाम दे देंगे, उनको सही क्रम से जमाने के लिए बोलेंगे और सन दे देंगे लास्ट में, बस, ठीक है ना। तो जेतर सिंह का काल आप माने 1213 से 1253। जेतर सिंह के पिताजी कौन थे? पदम सिंह थे। इनके पिता पदम सिंह थे और इनके जो सेनापति थे वो थे बालाक और मदन। दोस्तों ये बालाक वही है, बालक जिसको आप बालक भी बोलते हो। तो जेतर सिंह के दो सेनापति थे, बालाक और मदन, ठीक है। इन्हीं की वजह से जेतर सिंह शक्तिशाली राजा साबित हुए थे, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत वीर योद्धा थे, ठीक है ना। अब दोस्तों जेतर सिंह के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और बताता हूँ कि जेतर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है। एक शिलालेख है उदयपुर में, एक शिलालेख है जिसका नाम है चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख से जेतर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें बताया गया है कि जेतर सिंह इतने शक्तिशाली राजा थे कि इनको ना तो मालवा के शासक पराजित कर सके और ना ही गुजरात के शासक पराजित कर सके और ना ही इनको दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए थे वो पराजित कर सके और ना ही इनको मारवाड़ के शासक पराजित कर सके। इस वजह से ये इतने शक्तिशाली कहलाए, ठीक है। तो मालवा में जो परमार वंश थे उस टाइम इनके समकालीन, उन्होंने भी इन पर आक्रमण किया लेकिन पराजित नहीं कर सके। और गुजरात में भी जो चालुक्य शासक थे वो भी उन्होंने भी जेतर सिंह पर आक्रमण किया, वो भी इनको पराजित नहीं कर पाए। और दिल्ली सल्तनत में तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने स्थापना की थी, फिर इल्तुतमिश आ गए थे, बलबन आ गए थे, उन्होंने भी जेतर सिंह पर आक्रमण किया था, वो भी इनको पराजित नहीं कर पाए। और मारवाड़ में जो उदय सिंह थे उन्होंने भी जेतर सिंह पर आक्रमण किया था, वो भी इनको पराजित नहीं कर पाए। तो इनकी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में, ठीक है। तो जेतर सिंह, पिता पदम सिंह और सेनापति बालक और मदन, और चिरवा के शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं आगे। देखो, जब मेवाड़ के शासक कौन थे? जेतर सिंह थे। तो इनके समकालीन एक जालौर के शासक थे। कौन? जालौर के शासक कौन थे? उदय सिंह। अब ये यहाँ पर चौहानों का शासक था, क्योंकि यहाँ पर सोनगरा चौहानों की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल ने कर दी थी 1181 में। क्योंकि जब कुमार सिंह ने इनको पराजित किया था मेवाड़ से, कीर्तिपाल को, तो ये कहाँ पर चले गए थे? जबालीपुर जालौर में चले गए थे। वहीं पर इन्होंने सोनगरा शाखा की स्थापना की थी। उसी शाखा में से एक राजा थे उदय सिंह, ठीक है। तो उदय सिंह यहाँ के शासक थे। तो जेतर सिंह जब मेवाड़ के शासक थे तो जालौर के शासक कौन थे? उदय सिंह। और उदय सिंह का जो शासन काल था वो था 1205 से 1257 तक, ठीक है। जब जेतर सिंह ने क्योंकि जेतर सिंह इनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया, कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो बदला तो जाहिर है कि लेंगे सही। तो जेतर सिंह ने किन पर? उदय सिंह पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते हैं उदय सिंह के तो क्या बस की बात नहीं रही, तो इसने तो कर ली अधीनता स्वीकार। अब इसको फिर भी भय था कि आगे से भी फिर आक्रमण ना हो जाए। इस वजह से उदय सिंह ने जेतर सिंह से बोला कि क्यों नहीं कुछ मजबूत रिश्ता कर लिया जाए। तो जेतर सिंह ने कहा कि भाई कैसे? तो उदय सिंह ने बोला कि मेरी पोती है मेरी पोती है जिसका नाम है रूपा देवी, तो उसका विवाह किससे कर दे? आपके पुत्र तेज सिंह से कर दिया जाए। तो जेतर सिंह ने सही समझा कि ठीक है कर दो। तो जेतर सिंह का विवाह किससे हो जाता है? रूपा देवी से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये विवाह पक्का हो गया और अब इस पर कोई आक्रमण भी नहीं हुआ, तो ठीक है। तो जेतर सिंह उदय सिंह का संबंध अच्छा हो गया और आगे कोई समस्या आई नहीं, ठीक है। तो तेज सिंह का विवाह किससे हो जाता है? रूपा देवी से हो जाता है, जो किसकी? उदय सिंह की क्या थी? पोती थी। अब ये तो था मारवाड़ के शासकों के बारे में कि ये इनको पराजित नहीं कर सके। अब चलते हैं हम आगे जेतर सिंह के बारे में। दोस्तों, जब जेतर सिंह यहाँ के मेवाड़ के शासक थे, अब इनका सामना किन से होएगा? दिल्ली सल्तनत से होएगा, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत से सामना होएगा तो मैं दिल्ली सल्तनत के आपके कुछ शासकों के नाम बताता हूँ ताकि आपके समझने में कोई परेशानी नहीं होगी।
तो दोस्तों जेत्र सिंह का सामना होएगा अब दिल्ली सल्तनत से। तो जेत्र सिंह का काल 1213 से 1253, ठीक है ना। अब दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर 5 वंश आए थे, ठीक है। सबसे पहले जो वंश आया था वो था गुलाम वंश, दूसरा वंश आया था खिलजी वंश, तीसरा वंश आया था तुगलक वंश, और 5 वंश, सॉरी, पहला गुलाम वंश जिसने शासन किया था दिल्ली में 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश ने दिल्ली में शासन किया। इसकी जो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 5 वंश में से पहला वंश बता रहा हूँ आपको, गुलाम वंश, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था 1206 से 1290 तक। और गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो मोहम्मद गोरी का क्या है, गुलाम है, ठीक है। अब 1206 से कुतुबुद्दीन जो दिल्ली का जो शासक बनता है उसका जो कार्यकाल था वो था 1206 से 1210, यानी कि 4 साल तक कुतुबुद्दीन दिल्ली का शासक रहा, ठीक है। फिर दिल्ली कुतुबुद्दीन के बाद यहाँ पर दिल्ली का शासक कौन बनता है, आराम शाह बनता है, जिसने आराम ही किया था 8 महीने तक, इसने किया कुछ भी नहीं था। इसके बाद अब जेतर सिंह का जिससे सामना होने वाला है वो है इल्तुतमिश, ठीक है। अब आराम शाह के बाद में दिल्ली का जो शासक बनता है वो बनता है इल्तुतमिश, 1211 से 1236। अब लगभग इसका समकालीन हो गया, ठीक है, 1211 से 1236। अब इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम शासक बना था, जिसने दिल्ली के साम्राज्य को क्या करना चाहता था कि दिल्ली का साम्राज्य का क्या विस्तार किया जाए, ठीक है। अब जैसे ये विस्तार करने की इसने सोचा तो ये आगे बढ़ता है और ये निकलता है दक्षिण की तरफ। अब जैसे दक्षिण की तरफ दिल्ली का शासक इल्तुतमिश बढ़ता है तो दिल्ली से सीमा सटी हुई थी राजपूताने की। राजपूताने का जो प्रथम क्षेत्र ही आता था पास में, दिल्ली के पास में, वो था रणथंबोर। अब रणथंबोर के आसपास आता है और रणथंबोर में ये देखता है कि यहाँ पर कौन है, पहले से यहाँ पर चौहान वंशों का क्या है, अधिकार है। और चौहान वंशों में भी कौन था, गोविंदराज था। अभी गोविंदराज वही है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। और फिर इनके पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने 1194 में जाकर रणथंबोर में क्या कर दी थी, चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। इनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस गोविंदराज के बाद ही यहाँ पर एक शासक आए थे रणथंबोर में, जिनका नाम था वल्लन देव चौहान। तो इल्तुतमिश ने रणथंबोर के शासक थे वल्लन देव चौहान, जिन पर क्या किया था, आक्रमण किया था। आक्रमण कब कर दिया था, 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर के चौहान शासक वल्लन देव पर आक्रमण किया था 1226 में। और वल्लन देव चौहान को क्या किया, पराजित कर दिया और रणथंबोर पर अधिकार इल्तुतमिश ने कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो वल्लन देव चौहान को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश फिर और आगे बढ़ता है, क्योंकि लालच तो लालच ही है, आगे तो बढ़ेगा कि इसको तो पराजित कर दिया, अब आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो वल्लन देव को पराजित किया रणथंबोर के चौहान शासक को। अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो आता है मेवाड़ का क्षेत्र। और मेवाड़ का क्षेत्र उस समय शासक कौन कर रहे थे, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जेतर सिंह यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है। अब इल्तुतमिश ने वही योजना बनाई, वही आक्रमण शुरू। तो जैसे ही इल्तुतमिश ने जेतर सिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। आक्रमण किया था 1227 में, ठीक है। और ये जो आक्रमण किया था ये किया था 1227 में। और यही जो आक्रमण हुआ इसका नाम, ये यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध, जो वर्तमान में राजसमंद में आता है। तो इल्तुतमिश ने जेतर सिंह पर 1227 में आक्रमण किया, भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम क्या था, भूताला का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति कौन थे, बालाक और मदन थे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जेतर सिंह शक्तिशाली था, उसका कारण था इसके सेनापति दोनों ही, बालाक और मदन, ठीक है। तो जेतर सिंह और इसके सेनापति दोनों ने मिलकर इस इल्तुतमिश की ऐसी हालत की कि इसको भूताला के युद्ध में इसको मार मार के इसको क्या कर दिया, भूत बना दिया। अब इतना इसके डर पैदा कर दिया कि अब दोबारा वापस आएगा ही नहीं इल्तुतमिश। तो भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की तो पराजय होती हैं और जेतर सिंह यहाँ पर क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था,
कहा जाता है कि इस युद्ध में क्या है, इनकी जो राजधानी थी ना नागदा, वो पूरी क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस भूतला का युद्ध जो इल्तुतमिश ने जेतर सिंह पे किया था, इसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसका वर्णन देखो, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, तो एक कवि थे जयसिंह सूरी। ठीक है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है हम्मीर मधमर्दन। इस हम्मीर मधमर्दन में किसकी जानकारी मिलती है, भूतला के युद्ध की जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था 1227 ईस्वी में जेतर सिंह पर, जिसमें इल्तुतमिश पराजित हुए थे और यहाँ पर जेतर सिंह विजय हुए थे। तो इसमें हम्मीर मधमर्दन ग्रंथ में, जो जयसिंह सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें भूतला युद्ध की जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसमें जो ये हम्मीर शब्द हैं, इस हम्मीर शब्द की जो संज्ञा दी गई है जयसिंह सूरी ने, वो किसको दी है कि ये हम्मीर है ना, इसकी संज्ञा इल्तुतमिश को दी है। क्योंकि इल्तुतमिश को इतना घमंड हो गया था कि मैं आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लूंगा, लेकिन इसके घमंड को चूर किसने किया, जेतर सिंह ने। ठीक है, तो जयसिंह सूरी ने हम्मीर मधमर्दन ग्रंथ में ये भूतला युद्ध का वर्णन कर दिया, और हम्मीर की जो संज्ञा दी वो किसको दी, इल्तुतमिश को इसकी संज्ञा दी थी। और जेतर सिंह ने इसका घमंड अंत मदमर्दन यानी कि घमंड का अंत हुआ। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद इनकी जो राजधानी थी नागदा, वह बहुत ही ज़्यादा नष्ट हो चुकी थी। मतलब उसको वापस सजाने संवारने में काफ़ी समय लगता था। तो जेतर सिंह ने सोचा क्यों न ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पर राजधानी जल्दी से शिफ्ट कर दी जाए और साम्राज्य जल्दी से चलाया जाए। तो इन्होंने देखा कि पास में एक चित्तौड़गढ़ है, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ का किला है जो चित्रांगद मौर्य ने उसका निर्माण करवाया था, वो खाली पड़ा था उस टाइम। तो ये कहाँ पर चले गए, राजधानी को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी नागदा से चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है कि मेवाड़ में गुहिल वंश का वो कौन सा शासक था जिन्होंने पहली बार चित्तौड़ को क्या बनाया था, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। मैंने प्रश्न पूछा है, पहली बार चित्तौड़ को राजधानी बनाया, तो किन्होंने बनाया, तो वो बनाया था जेतर सिंह ने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को पहली बार राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने बनाया था। और जो चित्तौड़गढ़ जो राजधानी बनी थी मेवाड़ की गोहिल वंश की, वो कौन सी राजधानी बनी थी, तीसरी राजधानी बनी थी। देखो, पहली राजधानी गोहिल वंश की जो पहली राजधानी थी वो तो थी नागदा, जो किसने बनाई थी, बप्पा रावल ने बनाई थी वास्तविक रूप से तो। और दूसरी राजधानी थी वो थी आहट, जो किसने बनाई थी, अल्लट ने बनाई थी। और तीसरी राजधानी मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी थी, जेतर सिंह की। जेतर सिंह ने मेवाड़ को जेतर सिंह ने मेवाड़ के गुहिल वंश की तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया था। ठीक है, अब जैसे इन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया तो वहीं पर पूरा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण तो करवाया था किसने, चित्रांगद मौर्य ने। अब जेतर सिंह को लगा कि आगे भी अपने ऊपर हमले हो सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ के जो चारों ओर परकोटा जो सुरक्षा की जो दीवार रहती है ना, उसका निर्माण करवा लिया था। ठीक है ना, तो आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण किसने कराया, चित्रांगद मौर्य ने करवाया। लेकिन पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, तो परकोटे का निर्माण किसने करवाया था, जेतर सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, भूतला के युद्ध के बाद करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। इसके बाद देखो, जेतर सिंह ने अपना शासन यहीं स्थापित कर लिया चित्तौड़गढ़ में, यहीं पर रहने लग गए। अब इल्तुतमिश तो पराजित हो गया, अब इल्तुतमिश आने वाला नहीं है। अब आगे चलते हैं। इल्तुतमिश नहीं आया तो क्या हुआ, और कोई तो आएगा अगले शासक। ठीक है, तो देखते हैं। अब बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ में। अब शासन इन्होंने शुरू कर दिया जेतर सिंह ने। ठीक है, 1213 से 1253 तक इनका शासनकाल चल रहा है। वही समकालीन इनके दिल्ली सल्तनत चल रही है। अब इल्तुतमिश तो हो गए पराजित। अब इल्तुतमिश, मैं यहाँ से थोड़ा सा और जोड़ रहा हूँ भारतीय इतिहास से कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में शासक कौन बने थे। तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, अपने पुत्र की बजाय अपनी पुत्री को नियुक्त कर दिया था, रजिया सुल्तान को। ठीक है, तो रजिया सुल्तान दिल्ली में शासक बनी थी 1236 से 1240 तक। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी थी। और यही शासिका है जिसको कहा जाता है कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका। वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। मुस्लिम, अगर आपसे हिंदू पूछे कि भारत की पहली शासिका, तो वो थी कश्मीर की दिद्दा। वो भारत की पहली हिंदू महिला शासिका थी। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत में प्रथम मुस्लिम शासिका पूछे तो वो थी रजिया सुल्तान। जैसे रजिया सुल्तान ये शासक बनती है तो इसका विरोध होता है कि एक महिला कैसे शासन करेगी, क्योंकि ये बिना पर्दे के रहा करती थी। तो बहुत सारे ने इसका विरोध भी किया। और फिर रजिया सुल्तान बहुत चालाक थी, इसने इसके खिलाफ जो भी गया
उसे इसने रजिया सुल्तान ने क्या कर लिया, संबंध बना लिए। जैसे एक गवर्नर था जिसने इसका विरोध किया, तो उसको अच्छे पद पर सृजित कर अच्छा पद उसको दे दिया और सूबेदार नियुक्त कर दिया, तो वो भी चुप हो गया। एक था गवर्नर अल्तुनिया, अल्तुनिया था, उसने इसका ज़्यादा विरोध किया, तो उसे इसने विवाह कर लिया कि अब बोल क्या बोलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही चालाक थे, तो इसने 4 साल तक लगभग निकाल लिए थे। ठीक है, फिर इसका जो सौतेला भाई था एक, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बेहराम शाह, इसने भी क्या रजिया सुल्तान का विरोध किया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान इसको समझा के वापस आ रही थी, तो इनको क्या इसकी जो चालाकी से ही मुइजुद्दीन बेहराम शाह, इसको समझाने के बाद भी ये नहीं समझा था, ये नहीं माना था, ये विरोध करता रहा। फिर इसने कुछ गुंडों की मदद से रजिया की हत्या करवा दी थी 1240 में। केतल केतल स्थान है एक, जहाँ पर रजिया सुल्तान की और इसके पति अल्तुनिया की हत्या करवा देती हैं। फिर मुइजुद्दीन के बाद में यहाँ दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक शासक रहता है। अब इसके बाद जो आता है इम्पोर्टेंट, वो है नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद ये बढ़ता है अब इधर मेवाड़ की तरफ। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद का काल है 1246 से 1265, और इधर जेतर सिंह का काल है अपना 1213 से 1253। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद अब आता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। भाई साम्राज्य का विस्तार पहले तो इल्तुतमिश ने किया, फिर उसके बाद ये सारे शासक आए, ये सब ऐसे ही थे, इन्होंने तो कुछ ऐसा कुछ समझा नहीं विस्तार करना, लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद आया, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ये बढ़ा किधर की तरफ, मेवाड़ क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक बनता है दिल्ली का, तो इसका एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कूटनीतिज्ञ एक सेनापति था जिसका नाम था बलवन। बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही चतुर था, ये चाहता तो इसी समय शासक बन जाता था, लेकिन इसने सही टाइम देखा और फिर दिल्ली का ये शासक भी बनता है। ठीक है, ये सब चर्चा डिटेल में हम करेंगे जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जब 1246 में दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली का शासक बना, तो इसका सेनापति था बलवन। ठीक है, अब बलवन नासिरुद्दीन ने बोला कि जाओ आपको आक्रमण करना है। ठीक है, तो जैसे बलवन जाता है जेतर सिंह के पास, ठीक है, अधीनता स्वीकार करवाने के पास, लेकिन जेतर सिंह तो शक्तिशाली राजा और इसके सेनापति बालाकोर मदन, ये कभी किसी के सामने झुके ही नहीं। ठीक है, तो जेतर सिंह, जैसे बलवन ने आक्रमण किया किस पर, जेतर सिंह पे, कब किया, 1248 में आक्रमण कर दिया, और फिर यहाँ पर बलवन को क्या हुआ, यहाँ पर बलवन को पराजित होना पड़ा। ठीक है, और जेतर सिंह इस युद्ध में विजय रहे, और जेतर सिंह ने बलवन को भी पराजित किया, जो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और इसने जेतर सिंह ने दिल्ली के जितने भी अभियान हुए सबको ही असफल कर दिया था। तो यहाँ से भी नासिरुद्दीन को और बलवन को कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी कारण देखो, इतने सारे अभियान इसके सामने आए जेतर सिंह के, इन्होंने जेतर सिंह ने सभी अभियानों को क्या कर दिया, विफल कर दिया। इसी कारण एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जेतर सिंह के बारे में बताते हैं कि जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान में रखो, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वो कौन सा शासक है जिसका काल मेवाड़ का स्वर्णकाल कहलाता है, तो वो जेतर सिंह थे। और किसने बताया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वह स्वाभाविक है कि इतने सारे आक्रमण हुए, किसी को ही सफल नहीं होने दिया, अपने राज्य को अच्छे से चलाया, प्रजा की अच्छे से ध्यान रखा, सहायता की। इसी वजह से डॉक्टर इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। तो दोस्तों ये था जेतर सिंह के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप इसको एक बार जरूर देख लो, दोबारा देख लोगे तो जैसे मैंने कहानी बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये जैसे मैंने दिल्ली के शासक बताए, ये मैंने डायरेक्ट इस वजह से डायरेक्ट आपको ऐसे, जैसे डायरेक्ट बलवन से इसका सामना हो गया, अगर ऐसे बताता तो आपके मन में शायद आता कि बलवन कौन था, कहाँ से आया। इस वजह से मैंने आप यहाँ पर कड़ी जोड़ी है कि भाई बलवन कहाँ से आया, किसका सेनापति था। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार और देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों जेतर सिंह के बाद अब इसका पुत्र आता है तेज सिंह। ये शासक बनते हैं, ये उत्तराधिकारी बनते हैं। और तेज सिंह के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तेज सिंह, इनका जो शासन काल था वो था 1253 से 1273 तक।
इनका शासनकाल रहता है। इनके पिता वही हैं जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह की कुछ उपाधियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। जो एक उपाधि तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। तो तेज सिंह शासनकाल है 1253 से 1273। पिता कौन है? जैत्र सिंह। और इनकी जो उपाधियाँ हैं, एक तो हैं परमेश्वर, एक है परम भट्टारक, और एक है महाराजा धीराज। जो चौथी उपाधि है ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये चौथी उपाधि है जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ में गोहिल वंश का वो कौन सा शासक था जो चालुक्यों की भांति उपाधि धारण करता था। तो वो कौन था? तेज सिंह था, जिसने चालुक्यों की भांति एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये उपाधि इसकी एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो ये उपाधि किसके भांति कौन से राजा धारण करते थे? तो चालुक्य राजा धारण करते थे, उन्हीं की भांति तेज सिंह ने ये उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि का नाम है उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। तो आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं तेज सिंह की रानी की। देखो, तेज सिंह की रानी थी जिसका नाम था जेतल देवी। अभी जेतल देवी ने क्या किया कि इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो ये शासन कर ही रहे थे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और उस मंदिर का निर्माण क्या है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जेतल देवी ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम था श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके तेज सिंह के बारे में। ये तो था उसकी सामान्य जानकारी। अब थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में देखते हैं कि जब मेवाड़ में शासक कर रहे थे तेज सिंह, तो उस समय दिल्ली में नासिरुद्दीन महमूद था और वही सेनापति बलवन। मैंने सारी डिटेल बता दी, बलवन कहाँ से आया, किसका सेनापति था। तो नासिरुद्दीन महमूद का यहाँ पर दिल्ली में शासन चल रहा था, और इधर मेवाड़ के शासक कौन थे? तेज सिंह। अब नासिरुद्दीन एक बार पहले पराजित हो चुका, फिर दोबारा इसने कोशिश की कि भाई जेत्र सिंह तो गद्दी से हट गया है, अब उसका बेटा आ गया, शायद अपन वहाँ पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। तो फिर नासिरुद्दीन महमूद ने अपने सेनापति वही बलवन को फिर आक्रमण के लिए भेजा तेज सिंह पर, और तो बलवन ने फिर आक्रमण किया 1254 में, पहले किया था 1248 में। अब 8 साल बाद फिर आ रहे हैं, देखो 8 साल बाद फिर आ रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं। कौन? बलवन। 1254 में आक्रमण किया, किस पर? तेज सिंह पर। और तेज सिंह ने इसको फिर बुरी तरह पीटा, इसको बुरी तरह पराजित किया बलवन को, तो बलवन भी कभी जीत नहीं पाया। तो दोस्तों, यहाँ पर भी तेज सिंह की विजय होती है, मेवाड़ के शासकों की विजय होती है, और यहाँ पर बलवन वापस फिर पराजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो था इसका इतिहास। अब तेज सिंह के शासनकाल में कुछ कला संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जब तेज सिंह का शासनकाल चल रहा था, तो इसके शासनकाल में 1260 ईस्वी की बात है, एक राजकवि थे जिनका नाम था कमलचंद्र सूरी। कमलचंद सूरी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। इन्होंने एक चित्रित ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। और इनकी जो इसका जो चित्रण किया था, ये कहाँ पर किया था? ये आहड़ उदयपुर में किया था, ठीक है। और जो मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ है, कौन सा है? वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण। और इसका जो चित्रांकन किया था वो किस पर किया था? ताड़पत्र पर इसका चित्रांकन किया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तेज सिंह के शासनकाल में किस कवि ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्ण नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो वो थे कमलचंद्र सूरी, ठीक है। तो आप इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था तेज सिंह के बारे में परिचय। थोड़ा सा मैं एक बार और आपको इसको बता देता हूँ। तेज सिंह जो 1253 से 1273 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। इनके पिता थे जेत्र सिंह। इनकी जो उपाधियाँ थी वो थी परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, और एक उपाधि थी उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, जो चालुक्य की भांति ये उपाधि धारण करते थे। इनकी पत्नी थी जेतल देवी, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर का नाम क्या है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। फिर जब मेवाड़ के शासक तेज सिंह थे तो इन पर आक्रमण हुआ था। दिल्ली के शासक कौन थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद। इनका सेनापति बलवन ने। तो बलवन ने आक्रमण किया 1254 में, और तेज सिंह ने बलवन को क्या कर दिया? पराजित किया, और
अपने मेवाड़ में अपना शासन स्थापित कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो तेसिंग के फिर इसके बाद हमने चर्चा की कि तेसिंग के शासनकाल में 1260 ईस्वी में एक कवि थे जिनका नाम था कमल चंद्र सूरी। इन्होंने एक चित्रित ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की इन्होंने क्या की, रचना की थी। ठीक है, और ये रचना कहाँ पर की थी, ये की थी आहड़ उदयपुर में की थी, जो मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, और इसका जो चित्रांकन किया गया था वो किस पे किया गया था, ताड़पत्र पर इसका चित्रांकन किया था। तो ये कल्चर के संबंध में कुछ फैक्ट हैं जो राजस्थान कल्चर कला संस्कृति के टॉपिक में एक टॉपिक आता है चित्रशैली, हम जिसमें मेवाड़ चित्रशैली आप पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं कि तेसिंग के शासनकाल में इस ग्रंथ की रचना हुई थी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, जो मेवाड़ शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ है। अगर दोस्तों आपसे मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा ग्रंथ पूछें तो उसका नाम है सुपाह सनाह चरितम। सुपाह सनाह चरितम, जिसकी रचना हीरानंद ने की थी। और मेवाड़ चित्रशैली का अगर आपसे स्वर्णकाल पूछें तो क्या कहोगे, मेवाड़ चित्रशैली का। देखो दोस्तों शब्दों को पकड़ना ना, अगर मेवाड़ में गुहिल वंश का स्वर्णकाल पूछे तो जेत्र सिंह बताना। अगर आपसे पूछे मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, किसका शासनकाल था, वो था राणा जगत सिंह प्रथम। चर्चा करेंगे आगे। और आपसे ये भी कला संस्कृति में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख महिला चित्रकारों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कमला थी, इलायची थी, पार्वती जोशी थी, तो ये 2-3 थी, तो इनको ध्यान में रखना, इन्हीं से बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न, है ना। आप ज़्यादा मैटर ना पढ़े, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। ठीक है ना, मैंने जो ये नोट्स बनाए ये शॉर्ट्स में नोट्स बनाए हैं, फालतू चीज़ें मैंने बिल्कुल भी नोट्स में शामिल नहीं की हैं, है ना। कहानियाँ तो बहुत हैं, ठीक है ना। तो आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, टाइम बहुत कम है, आरएस की भर्ती है और इधर पटवारी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। और हर साल सीईटी तो होती है, तो राजस्थान जीके पे आप जितना हो सके उतना फोकस करें। ठीक है ना, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी इतिहास के और करंट अफेयर के जो वीडियो डले हैं इन्हें आप ज़रूर देखें। ठीक है, और निरंतर अध्ययन करें। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, कहीं आना जाना सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखो तेज के बाद में अब आते हैं कौन, समर सिंह। ठीक है, अब हम बात करते हैं किनकी, समर सिंह की। ठीक है, अब समर सिंह के बारे में देखते हैं। देखो समर सिंह ये तेज सिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। समर सिंह, जब समर सिंह मेवाड़ के शासक बने तो इनका जो शासन काल था वो था 1273 से 1302 ईस्वी। समर सिंह मेवाड़ में शासक बने 1273 में, और कब तक रहे, 1303 तक। ठीक है, अब देखो इनके समर सिंह के बारे में बताता हूँ। इनके पिता थे कौन, तेज सिंह थे। अरे समर सिंह का देखो अभिलेखों में अभिलेखों में समर सिंह को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे अभिलेखों में एक नाम है इनका प्रजाहित वर्धक, मतलब इन्होंने प्रजा के हित में कार्य किया, इसीलिए इन्हें समर सिंह को प्रजाहित वर्धक के नाम से जाना जाता है। और इस नाम की जो जानकारी मिलती है वो एक जैन ग्रंथ है तीर्थकल्प। इस तीर्थकल्प जैन ग्रंथ में कहा गया है कि समर सिंह प्रजाहित वर्धक के नाम से जाता है। और एक जो इसका नाम है वो है शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। इन्होंने शत्रुओं की जो शक्तियाँ थी जिन्होंने इन पर आक्रमण किया था उनको क्या नष्ट किया था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इनके बारे में आप ध्यान रखें, जिसमें प्रजाहित वर्धक को आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो समर सिंह शासनकाल 1273 से 1302, पिता तेज सिंह, और अभिलेखों में इन्हें क्या कहा गया है, प्रजाहित वर्धक, जिसकी जानकारी जैन ग्रंथ तीर्थकल्प में मिलती है। और एक शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता भी समर सिंह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल में एक आचार्य थे, एक आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम था अमित सिंह सूरी। ये जैन आचार्य थे। देखो इनका संबंध जैनों से ज़्यादा रहा, किनका, समर सिंह का संबंध जैन जैन इतिहासकारों से या जैन आचार्यों से इनका ज़्यादा संबंध रहा था। तो एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था अमित सिंह सूरी। ये अमित सिंह सूरी से क्या प्रेरणा लेते हैं, और उस समय क्या इनके जो क्षेत्र था मेवाड़,
उसमें क्या जीव हिंसा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो इन्होंने अमित सिंह सूरी जो जैन आचार्य थे, अमित सिंह सूरी, उनकी प्रेरणा से जो मेवाड़ में जीव हिंसा जो बड़ी हुई थी उस पर क्या कर दिया था, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, उसको बंद करवा दिया था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मेवाड़ में गुहिल वंश का वो कौन सा शासक था जिसने जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो कौन थे, समर सिंह ही थे। ठीक है। और किससे प्रेरणा ली थी, जैन आचार्य थे अमित सिंह सूरी। तो ये जैन जैन के मतलब जैन आचार्य मतलब जैन जो समाज है उससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है ना। जैन धर्म इनसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसी वजह से ध्यान रखना, इनके बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म का प्रभाव मेवाड़ के शासक समर सिंह पर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी शिक्षा मतलब वो जो भी जानकारी ली, जो भी प्रेरणा ली, वो जैन धर्म से ज़्यादा ली थी। ठीक है। और ठीक है, अब इनके बारे में इतिहास के संबंध में देखते हैं, समर सिंह के बारे में। ठीक है। देखो, जब समर सिंह यहाँ पर मेवाड़ में शासन कर रहे थे। ठीक है। अब इनका जो शासनकाल है वो समर सिंह का जो शासनकाल है वो है 1273 से 1320 तक इनका शासनकाल। 1302 तक समर सिंह का जो शासनकाल था वो 1273 से 1302 तक इनका शासनकाल था। अब जब मेवाड़ के शासक समर सिंह बने थे तो उस समय अब दिल्ली में कौन सा वंश चल गया, खिलजी वंश आ गया। भाई गुलाम वंश तो 1290 तक था। ठीक है। 1290 तक गुलाम वंश था और वो 1290 से यहाँ तक कोई आक्रमण नहीं कर पाए। ठीक है। तो अब समर सिंह के बाद कोई ऐसे शक्तिशाली राजा नहीं आए इल्तुतमिश बलवान के बाद में जिन्होंने फिर इधर आने की कोशिश की। तो फिर वहाँ से इनका दूसरा वंश शुरू हो जाता है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में। पहले आया था गुलाम वंश। ठीक है। अब आता है कौन सा, खिलजी वंश। अब खिलजी वंश जो दिल्ली में शासन करता है वही दूसरा वंश, और इसने जो शासन किया था दिल्ली में वो 1290 से 1320 तक शासन किया था। और जो खिलजी वंश की जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की थी। 1290 में इन्होंने स्थापना कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की। और जो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक बने थे वो बने थे 1290 से 1296 तक। लेकिन इनका जो भतीजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही खराब आदमी है, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ये ये अलाउद्दीन खिलजी ये इसने क्या है, ये सिकंदर से तुलना करता था अपने आप की। क्या कहता था, सिकंदर की तुलना कहता था, सिकंदर की तुलना करता था और कहता था कि मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे सिकंदर बोलता था। ठीक है। सिकंदर ने इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर रखी थी और कहता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को जीतना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन इसको प्रेरणा मिली एक कवि से कि इतने आगे की मत सोचो, पहले आप राजस्थान पे आओ, पहले आप राजपूताना को जीत के तो बताओ। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा ठीक है भाई। तो ये जैसे दक्षिण भारत की तरफ ये भी आने लगा, इधर मेवाड़ की तरफ, राजस्थान की तरफ। ठीक है। तो इस समय यहाँ पर शासन कर रहे थे कौन, समर सिंह। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पे शासन किया था 1296 से 1316 तक। इसने क्या क्षेत्र की जानकारी के लिए इसने क्या अपनी सेना भेजी थी कि भाई जाओ, आप उस क्षेत्र को देखे आओ कि उधर का क्या सिस्टम है, हम उधर अधिकार करना चाहते हैं, अपना साम्राज्य फैलाना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी। ठीक है। अब सेना भेजी तो इनका जो टारगेट था वो था गुजरात अभियान। ठीक है। तो गुजरात अभियान पर इन्होंने सेना भेज दी। अब सेना भेजी तो इसमें दो सेनापति थे इसके, अलाउद्दीन खिलजी के। एक तो था उल्लुक खां और दूसरा कौन था, नुसरत खां। ये दोनों गुजरात अभियान के लिए अपनी सेना को लेकर चले गए। अब दोस्तों जब ये गुजरात अभियान से वापस लौट रहे थे तो इन्होंने गलती क्या कर दी दोनों ने, ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब मेवाड़ क्षेत्र से वापस गुजर रहे थे, है ना। तो इनको मिल गया। अब मेवाड़ क्षेत्र पे शासन किसका है, समर सिंह का, जो मेवाड़ के शासक हैं। अब समर सिंह को इस बात का पता चला कि दिल्ली के जो खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं वो मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। इस बात का पता जैसे समर सिंह को लगा तो समर सिंह ने आया और इनको क्या कर लिया, कैद कर लिया भाई साहब।
कैद कर लिया। इनसे पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो इन्होंने बड़े ताव से जवाब दिया उल्लू खां नुसरत खान ने कि हम दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के क्या हैं, सेनापति हैं, और आप हमें रोक के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आप दिल्ली के हो, मेवाड़ के तो नहीं हो, मेवाड़ का शासक मैं हूँ, तो आप मेरे राज्य से ऐसे नहीं निकल सकते। तो इनसे क्या किया फिर समर सिंह ने, इनसे क्या लिया, टैक्स लिया। जब टैक्स के लिए इनसे बोला उल्लू खां नुसरत खां से, तो इन्होंने देने से मना कर लिया। कर वसूलने की कोशिश की थी समर सिंह ने कि आप बिना अनुमति के हमारे क्षेत्र में प्रवेश किए हो, ठीक है। तो इन्होंने जिसे मना किया, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगी, झड़प होगी और एक छोटा युद्ध हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, युद्ध हुआ। और उस युद्ध का नाम था मडोसा। मडोसा जो वर्तमान में राजसमंद में आता है। तो वह युद्ध होता है, कब होता है, 1299 में युद्ध होता है, जिसमें ये अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उल्लू खां और नुसरत खां दोनों पराजित होते हैं। और यहाँ पर समर सिंह विजय होता है, और समर सिंह ने फिर इनसे क्या लिया था, कर लिया था, ठीक है ना, कर लिया था। तो ये भी प्रश्न लिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के गोहिल वंश का वो कौन सा शासक था जिसने खिलजी सेना से कर वसूला था? तो वो था समर सिंह। कर, समर कर, तो ऐसे याद रख लो आप, समर कर, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो समर सिंह ने मेवाड़ की खिलजी सेना, सॉरी, दिल्ली की खिलजी सेना से कर वसूला था। और यहाँ पर एक युद्ध हो गया था जिसका नाम है मडोसा का युद्ध, जो वर्तमान राजस्थान में पड़ता है। और ये युद्ध हुआ था 1299 में, ठीक है। समर सिंह, ये था समर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत इतिहास, ठीक है। अब समर सिंह के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और बताना चाहता हूँ आपको। समर सिंह जब मेवाड़ का शासक था 1273 से 1302, तो इस समय इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था रावल रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। तो दोस्तों, अपना जो बड़ा पुत्र था वो था रावल रतन सिंह, ठीक है। और इधर समर सिंह का जो छोटा पुत्र था वो था कुंभकर्ण। अब बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, तो रावल रतन सिंह को किसने, समर सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और मेवाड़ का शासक फिर रावल रतन सिंह बनता है। और जो छोटे पुत्र थे इनके, समर सिंह के, इन्होंने अपने पिता से परमिशन ली और ये किधर निकल गए, नेपाल में निकल गए। तो नेपाल में गोहिल वंश की इन्होंने क्या कर दी, क्या स्थापना, जैसे डूंगरपुर में सामंत सिंह ने की थी, जैसे ही डूंगरपुर में गोहिल वंश की स्थापना किसने की थी, सामंत सिंह ने की थी, वैसे ही कुंभकर्ण ने नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की थी। तो आप इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर, शायद आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसको देखो इसको समर सिंह को दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार अच्छे से देखना, ठीक है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखो, समर सिंह शासक बनते हैं 1273 से 1302, है ना। पिता तेज सिंह, अभिलेखों में इन्हें प्रजाहित वर्धक, जिसकी जानकारी जैन ग्रंथ तीर्थकल्प से मिलती है। और इनको शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता भी कहा जाता है। एक जैन आचार्य थे जिनका नाम था अमित सिंह सूरी, इनसे इन्होंने प्रेरणा ली, और मेवाड़ में जो जीव हिंसा जो अत्यधिक फैली हुई थी उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। और जैन धर्म का प्रभाव मेवाड़ के शासक समर सिंह पर रहा, क्योंकि ये जैन धर्म के अधीन कार्य करते थे। इतिहास के बारे में चर्चा करें तो समर सिंह के समकालीन दिल्ली का खिलजी वंश आया था, और इस जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इसके जो सेनापति हैं उल्लू खां और नुसरत खां, इन दोनों ने मिलकर इन पर आक्रमण हुआ था। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था, मडोसा राजसमंद का युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध हुआ था 1299 में। ये युद्ध बिना परमिशन के ये दिल्ली की सेना इसके समर सिंह के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, तो समर सिंह ने इनको टोका और इनसे कर वसूला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये समर सिंह, अब इनके आगे आते हैं इनके पुत्र रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। तो समर सिंह 1273 से 1302 तक शासक रहे। फिर इसके बाद इन्होंने अपने बड़े पुत्र रावल रतन सिंह को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया, और फिर रावल रतन सिंह शासक बनते हैं और कुंभकर्ण
कहाँ चले जाते हैं, नेपाल में जाकर गुहिल वंश की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगले सेशन में हम बात करेंगे रावल रतन सिंह की। दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा आपको रावल रतन सिंह के बारे में, उसको मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, एक गीत के माध्यम से पूरा रावल रतन सिंह का, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा, आप इंतज़ार करो, बहुत ही जल्दी आपको मेवाड़ का जो 5वां पार्ट मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और इस तरह के जो आपके हैंड रिटन नोट्स आपको भी अच्छे अच्छे नोट्स बनाए वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई में लग जाओ। जय श्री राम।